गुड इवनिंग सभी। तो अपने कहाँ तक पढ़ लिया था? प्रोलेक्स हो गया था। प्रोलेक्स तो पहले ही हो गया था। प्रीपीजी, एब्डोमेन, एब्डोमेन के अपेंडिजेस पढ़ रहे थे, है ना। प्रोलेक्स तो अपने बहुत पहले पढ़ लिया था। प्रोलेक्स तो वैसे एब्डोमेन में रिपीट किया था, एब्डोमेन के अंदर रिपीट किया था। प्रोलेक्स तो अपने पढ़ लिया था किस टाइम, जब अपने बात की थी टाइप्स ऑफ लार्वा के बारे में। टाइप्स ऑफ लार्वा पढ़े थे उस टाइम अपने पढ़ा था केट्रपिलर। ठीक है, आज लगभग बच्चे नहीं, वापस नए बच्चे, नए बच्चों को पुरानी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। पुरानी हिस्ट्री के बारे में अपने मतलब अभी तक एंटोमोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं अपने। उससे पहले टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था। टैक्सोनॉमी यानी कीटों के वर्गीकरण के बारे में बात किया था, जिसमें कीटों को अपने 29 गणों में बांटा था, यानी 29 ऑर्डर्स में डिवाइड किया था। उसके उदाहरण याद रखने और कुछ गणों के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ये सब लिखवाया हुआ है, तो कोई साथी की कॉपी लेके अगर नोट करने का टाइम हो तो नोट कर लेना, नहीं हो तो ऊपर कैंटीन से उसकी फोटोकॉपी करवा लेना, है ना। जिसकी भी अच्छी राइटिंग हो उसकी करवाना, नहीं तो पता चला बाद में फोटोकॉपी करवा ली समझ में नहीं आ रहा। हाँ कि जिससे फोटोकॉपी करे वही आपसे पूछ रहा है ये क्या लिखवा बताना है। ऐसी राइटिंग नहीं लेनी, अच्छी राइटिंग वाली कॉपी लेनी है और उसको आपको क्या करना है, फोटोकॉपी करवा लेना, ताकि आपके पास में लिखने का टाइम बच जाएगा। और उसका रिवीजन करना, रिवीजन करने के बाद में कुछ डाउट हो, कुछ दिक्कत हो, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप क्या करना, पूछ लेना। ठीक है, बाकी अभी सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, जिसको डाउट हो वो पूछ लेना, ऐसा नहीं है कि जो सिलेबस करवा दिया नहीं करवाया जाएगा वापस। मतलब क्लास में रिपीट तो कैसे करवाए इतना, लेकिन वो है कि किसी को पर्सनल डाउट हो तो आप क्लास के बाद में या जब भी टाइम मिले उस टाइम पूछ लेना। ठीक है, तो नए बच्चों के लिए ये सॉल्यूशन है। ऑनलाइन में भी अगर जो बच्चे नहीं जुड़े उनके लिए यही सॉल्यूशन है कि आप तो आपके पास तो क्या रिकॉर्डेड क्लास है, वापस देख लो। आपको मिलती है कि रिकॉर्डेड? ऑफलाइन वालों में मिलती है ना। हाँ, तो सबसे बेस्ट तरीका है। फिर क्या है, नोट्स फोटोकॉपी करवा लिए और जैसे जैसे नोट्स पढ़ते जा रहे हैं साथ में क्लासेस भी देख लो, है ना। तो क्लासेस देखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा वापस। तो दोबारा यहाँ क्लास में उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अपना टाइम बच जाएगा, है ना। सेल्फ स्टडी अपने लिए जरूरी है, सेल्फ स्टडी करेंगे तो फायदा है। बाकी तो क्लासें तो कोचिंग वगैरह तो ये तो सिर्फ क्या है, ठीक है, गाइडेंस के लिए अच्छा है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है उसके लिए अच्छा है, स्टडी मटेरियल मिल जाता है उसके लिए अच्छा है, और डाउट क्लियर हो जाता है उसके लिए ठीक है। लेकिन जो रिजल्ट है वो तो कौन देगा, सेल्फ स्टडी देगी। तो सेल्फ स्टडी अगर जितनी अच्छी करेंगे तो इतना ज़्यादा आपका बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आज कौन 3 बच्चे ने, आप कहाँ से हो, कॉलेज कौन सा? जगन्नाथ, जयपुर में है क्या? अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। अभी 4th ईयर है या 3rd ईयर है या हो गई? अच्छा, आपके साथ ही। आपका कहाँ से हो? बालोदा, बायतू, अच्छा बालोदा से हो। कॉलेज कौन सा है? हाँ वो तो बन गया, कॉलेज कौन सा है? गंगानगर में सरस्वती कॉलेज। तो ये कौन सा हो गया, पूरा नाम क्या है इसका, कोई है? पदमपुर, हाँ ऐसे बोलना, पदमपुर से। गंगानगर में तो सरस्वती है। हाँ पदमपुर बोलोगे तो समझ जाएंगे, हाँ पदमपुर में कॉलेज है। अब पूरा नाम तो कॉलेज का, इतने कॉलेज हो गए किसका पता रहे। हाँ ऐसा है कि पदमपुर में कॉलेज है, इतना आइडिया है। पदमपुर कॉलेज से, वेरी गुड। आप शुरू से कॉलेज कौन सा? 12 में, 12 के अंदर कहाँ है प्रॉपर? 12 में ही है। अच्छा ठीक है, कुल मिला के जहां से भी है, पीछे जो भी पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपने क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ने के लिए आइए तो अपनी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सर पढ़ा रहे हैं अपने रिवीजन कर रहे हैं। कहीं भी कोई भी दिक्कत आए, कोई भी डाउट आए, तुरंत क्लास के अंदर पूछ लेना है। जब भी टाइम मिले आपको पूछ लेना है उसको, डाउट लेके बैठे नहीं रहना, है ना। कि देखेंगे बाद में पूछ लेंगे, बाद में पूछ लेंगे, बाद में वो डाउट क्लियर ही नहीं होता। और कई बार क्या होता है, जनरली तो टेस्ट में हो जाता है ऐसे बच्चों के साथ, कि जो डाउट था ना उनके दिमाग में वही क्वेश्चन आ गया टेस्ट के अंदर, अरे यार ये तो सर से पूछना था आपने पूछा ही नहीं। तो तुरंत जब भी घर जाके सेल्फ स्टडी करो ना, उस टाइम कुछ भी डाउट हो तो उसको कॉपी में अलग से पेज पे लिख लिया कि ये कल सर से आके क्लास में पूछूंगा। तो डाउट साथ के साथ क्लियर होने चाहिए, तो आपकी स्टडी ज्यादा अच्छी होगी। फिर रिवीजन का है तो डेली जैसा बोल लगे कि आपको क्या करना है, जितना पढ़ाया जाए उतना वापस रिवीजन करके ही आना है दूसरे दिन। तो अभी आप जो बच्चे नहीं जुड़े तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो क्या करें, पुराना जो भी पढ़ा दिया उसकी फोटोकॉपी करवा के 1-2 दिन में उसको कवर करने की कोशिश करें। ज्यादा नहीं पढ़ाए,
ना, लिमिटेड ही पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको रिवीजन करेंगे तो हो जाएगा। ऐसा तो कुछ तो बीएससी में पढ़ा हुआ होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी किसी को कोई दिक्कत आए तो वो क्लास के अंदर पूछ लेना, लेकिन रिवीजन जरूरी है, रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। और पिछली बार टेस्ट हुआ था, उसमें टेस्ट दिया था आप में से किसी ने? आपने दिया था, और आपने दिया था, रिजल्ट आ गया उसका? अभी आएगा शायद, है ना, छुट्टियों के बाद में वापस चालू है तो उसका रिजल्ट आएगा। तो कैसा था टेस्ट? ठीक ठीक था? जो पढ़ा उसमें से कुछ बाहर से तो नहीं था? हाँ, तो टेस्ट देना जरूरी है, जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको बोल दूं, टेस्ट देना अपने लिए बहुत ज्यादा कंपलसरी है। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो मामला फिर बिगड़ जाता है। कई बार क्या करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं लेकिन टेस्ट इसलिए नहीं देते कि उनको डर रहता है कि हमारी सच्चाई कहीं सामने नहीं आ जाए। सच्चाई सामने खुद से ही डरते हैं, मतलब कि हमें खुद को नहीं पता चल जाए कि हम पढ़ नहीं रहे। होता है सर, कई बार बच्चा होता है आलस में रहता है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता और इसे सुस्त रहता है, लेकिन जैसे ही टेस्ट देता है तो उसके सामने रियलिटी आ जाती है कि वास्तव में नहीं पढ़ रहा, है ना। तो फिर उसका दिमाग खुद ही उसको बोलने लगता है भाई पढ़ाई कर ले। तो उस चीज से डरने के लिए बच्चा क्या करता है, डरता रहता है, वो एग्जाम ही नहीं देता, टेस्ट देता ही नहीं, खुद से दूर भागता है वो बच्चा, है ना। तो कोशिश करके आपको क्या करना है, चाहे पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, चाहे आप गाँव गए हो, क्लास ली हो नहीं ली हो, कोई मतलब नहीं, टेस्ट देना है। क्यों भैया, बीएससी करके आए हैं, मान लो 10 क्वेश्चन आए हैं तो 10 में से 5 क्वेश्चन तो आ रहे होंगे, 5 नहीं तो 2 तो आ रहे होंगे कम से कम। तो टेस्ट देना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। टेस्ट में कोशिश करनी है जो आए वही करना है, फालतू इधर उधर का एक्स्ट्रा नहीं करना, कि जो नहीं पढ़ा है वो भी करने की कोशिश करना है, उसको नहीं करना, है ना। क्योंकि एग्जाम में छोड़ने के भी होते हैं, सब क्वेश्चन थोड़ी करने होते हैं, और सब करने से थोड़ी सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन तो कुछ एक क्वेश्चन अगर अच्छे कर लिए तो भी सिलेक्शन हो जाता है। तो वो दिमाग में रखना है कि कभी भी पूरा पेपर नहीं करना, है ना। कई बच्चे क्या होता है, इसे दिमाग की गुस्सा उधर पेपर पे निकालने के लिए पूरा ही करके आ जाते हैं, हाँ, कि ट्राई मारता हूँ कितने सही होते हैं। कई बोलते हैं कि मेरा तुक्के से हो गया, देखता हूँ तुक्के से होता है क्या। तो ऐसा आपको नहीं करना है, पूरे क्वेश्चन कभी नहीं करना। पूरे क्वेश्चन करते नेगेटिव जाते हैं, तुक्के लगते नहीं, ऐसे नाम क्या होता है वो तुक्के, कुछ नहीं, तुक्के नाम की कोई चीज नहीं होती। तुक्के बाज है तो दिया नहीं टेस्ट, हाँ, नहीं वो तेरा साथी होगा, उसको पता होगा ना। हाँ, तो अभी टेस्ट देना, जब भी नेक्स्ट टेस्ट हो तो तुक्के वुक्के नहीं मारने, ज्यादा तुक्के मारते हो नेगेटिव ही जाते हैं, पॉजिटिव उसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलो अभी अपने बात करेंगे एंटोमोलॉजी के अंदर, अपने अपेंडेजेस पढ़ रहे थे। किसके अपेंडेजेस पढ़े थे? सबसे पहले हेड के पढ़े थे। हेड के अंदर अपने बेसिक बात की थी कि इंसेक्ट्स की बॉडी होती है 3 सेगमेंटेड हेड होती है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। हेड में अपने बात की थी 6 सेगमेंट होते हैं, थोरेक्स में 3, एब्डोमेन में 10 to 11 सेगमेंट होते हैं, पढ़ा था। हेड के अंदर अपेंडेजेस, अपेंडेजेस समझते हैं क्या होता है? अपेंडेजेस मतलब किसको बोलोगे? अपेंडेजेस किसको बोलोगे? अपेंडेजेस हिंदी में उपांग बोलते हैं, क्या होते हैं? आप तीनों हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से? हिंदी, पीछे हिंदी, हिंदी। ये हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत है ना। हाँ, हिंदी में दिक्कत ऐसे है कि इधर हिंदी में कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको कहीं दिक्कत आए कि सर ये इंग्लिश में कुछ शब्द समझ में नहीं आ रहा, या इस सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, तुरंत पूछ लेना बिना शर्माई, सब अपने एक जैसे ही है ना। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि इसको आ रहा है मतलब मेरे को भी आ रहा होगा, ऐसा नहीं सोचना, है ना। सबका दिमाग अलग होता है। हाँ, कुछ बच्चों ने क्या कर लिया, बीएससी के अंदर अपनी इंग्लिश सुधार ली, कुछ नहीं सुधार पाए तो उनको अब सुधारनी पड़ेगी, तो सुधारनी तो पड़ेगी, लास्ट तो ऑप्शन यही है अपने पास, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि अब इसके आगे, अब यहीं तक था हिंदी का साथ, अब आगे कहीं हिंदी नहीं है, अब कहीं चले जाना, ठीक है। हर जगह आपको इंग्लिश ही इंग्लिश मिलेगी अगर आप एमएससी में जा रहे हैं तो। हाँ, वो है कि सर मेरे को तो सिर्फ डब्ल्यू का ही पेपर देना है, एमएससी करनी नहीं, तो डब्ल्यू में तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आते हैं, पेपर आता है तब, ठीक है। लेकिन एमएससी अगर करनी है, प्री पीजी का पेपर देना, तो सिंपल है भैया, इंग्लिश पे तो पकड़ बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो पकड़ बनाने के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी ऐसा सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, उसको पूछ लिया और उसका मतलब साथ में हिंदी में भी लिख लिया, ताकि आपको आइडिया रहे कि हाँ इसको ये बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी के बच्चे इतना कर सकते हैं, बाकी यहाँ अपने इंग्लिश में चलेगा मैटर पूरा, क्योंकि पेपर इंग्लिश में, अब हिंदी में पढ़ाएंगे, फिर पेपर इंग्लिश में आ गया, आप बोलोगे ये तो सर ने पढ़ाया नहीं, सर ने तो पढ़ाया था लेकिन सर ने हिंदी में पढ़ा दिया, पेपर आ गया इंग्लिश में, अब सर की क्या गलती उसमें? तो गलती तो सर की है, सर को इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए था, इसलिए अब सर गलती करेंगे नहीं, सर किस में पढ़ाएंगे? इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, तो इंग्लिश में ही पढ़ेंगे अपने, तो हिंदी के बच्चे से टेंशन नहीं लेना कि सर सब कुछ इंग्लिश में चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना, लेकिन ऐसे कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं लिख रहे अपने, है ना, बेसिक इंग्लिश है। हाँ, फिर भी कोई मीनिंग शब्द नहीं समझा है पूछ लेना। अपेंडेजेस यानी उपांग क्या होते हैं बोलो? उपांग किसको बोलेंगे? बताया था मैंने आपको, आर्थ्रोपोडा पढ़ा था, आर्थ्रोपोडा पढ़ा था, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर अपने ये पढ़ा था कि आर्थ्रोपोडा फाइलम होता है,
ये आर्थ्रोपोडा जो शब्द होता है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, पता, ग्रीक भाषा का शब्द है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो और पोडा, आर्थ्रो का मतलब संधि युक्त सेगमेंटेड, पोडा का मतलब टांगे या उपांग यानी अपेंडिजेस। तो अपेंडिजेस होते हैं शरीर से बाहर जुड़े हुए अंग, शरीर से बाहर जुड़े हुए अंग यानी बॉडी पार्ट्स होते हैं। बिल्कुल, कौन बताया, जतिन सोनी बिल्कुल सही बोल। बॉडी पार्ट्स को क्या बोलते हैं, वो आउटर बॉडी पार्ट्स को ना, इंटरनली नहीं, आउटर, शरीर से बाहर जुड़े हुए जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे लेग्स हो गई, एंटीना हो गई, माउथ पार्ट्स हो गए, ये कैसे होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं। कैसे होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं। आर्थ्रोपोडा की पहचान होती है। तो सबसे पहले तो क्लियर हो गया आपने कि अपेंडिजेस या उपांग किसको बोला, शरीर से बाहर जुड़े हुए अंग। तो हेड के अपेंडिजेस अपने पढ़ रहे हैं, कौन कौन से हेड के अपेंडिजेस, माउथ पार्ट्स, एंटीना और ओसिलाई और कंपाउंड आइज, पढ़ा था, ये होते हैं हेड के अंदर अटैच होते हैं। उसके बाद में आता है थोरेक्स। थोरेक्स में लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन यानी चलने उड़ने वाले उपांग होते हैं। चलने उड़ने वाले यानी टांगे कहाँ होती है, थोरेक्स में होती है, और पंख कहाँ होते हैं, थोरेक्स में। थोरेक्स के 3 भाग होते हैं, प्रो, मीजो, मेटा। अग्र वक्ष, मध्य वक्ष, पश्च वक्ष बोलते हैं ना, प्रो थोरेक्स, मीजो थोरेक्स, मेटा थोरेक्स। प्रो, मीजो, मेटा हर थोरेक्स पर क्या होगा, 1 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होगी, 1 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होगी। ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद हो तो अपने पढ़ी थी इंसेक्ट की। ठीक है, इस प्रकार से एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ी थी, इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर पढ़ी थी। क्या बोला था, हेड में 6 सेगमेंट, थोरेक्स में 3, इधर 10 से 11। आपने ये पढ़ा था कि जो अपने हेड है, हेड के अंदर क्या है, 1 पेयर ऑफ एंटीना, 1 पेयर ऑफ कंपाउंड आइज और माउथ पार्ट्स, और साथ में यहाँ बीच में एंटीना के बीच में कंपाउंड आइज, ये सरल नेत्र बोलते हैं जिसको, सरल नेत्र यानी सिंपल आइज जिनको बोलते हैं, ओसिलाई, सरल नेत्र होते हैं। कीटों में 2 प्रकार के नेत्र होते हैं, संयुक्त नेत्र और सरल नेत्र। संयुक्त नेत्र होते हैं वो कंपाउंड आइज बोलते हैं, सरल नेत्र होते हैं ओसिलाई बोलते हैं। सरल नेत्र होते हैं वो केवल फोटो रिसेप्टर होते हैं। फोटो रिसेप्टर मतलब प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। सरल नेत्र इतना ही पता लगाते हैं कि दिन है रात है ना, इतना ही पता चलता है उनको, बाकी कोई फोटो नहीं बना सकते, कुछ चीजें देख नहीं सकते हो, उसको बोलते हैं फोटो सेंसरी ऑर्गन होते हैं। फोटो सेंसरी मतलब लाइट को डिटेक्ट करते हैं, सिर्फ लाइट की पहचान करते हैं, बाकी उनको कोई पता नहीं चलता। जो कहा होते हैं अविकसित अवस्था में ज्यादा काम आते हैं। जब अविकसित अवस्था होती है कीटों की, अविकसित अवस्था बोले तो लार्वा हो गई, नीम्फ हो गई, है ना, उस टाइम क्या होता है, कीटों को साफ दिखाई नहीं देता, इतना पता है कि दिन है रात है बस, ठीक है। ठीक है, बाद में जब कीट वयस्क बनता है तो उसमें क्या होते हैं, संयुक्त नेत्र होते हैं, वही देखने का काम करते हैं। लेकिन कुछ कीटों में संयुक्त नेत्र भी होते हैं, सरल नेत्र भी, दोनों भी पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में श्रृंगिका होती है। श्रृंगिका आपने पढ़ी थी, श्रृंगिका के 3 खंड पढ़े थे, कौन कौन से, स्केप, पेडिसिल और फ्लैजिलम। 3 खंड पढ़े थे ना, स्केप, पेडिसिल और फ्लैजिलम। पहला खंड स्केप, दूसरा पेडिसिल और तीसरा आपने पढ़ा था फ्लैजिलम। पढ़ा, पेडिसिल के अंदर आपने पढ़ा था जॉन्स्टन ऑर्गन, पढ़ा था जॉन्स्टन ऑर्गन, पढ़ा था जॉन्स्टन ऑर्गन। जॉन्स्टन ऑर्गन क्या काम करता है, सुनने का काम करता है। श्रृंगिका के दूसरे खंड यानी पेडिसिल के अंदर पाया जाता है, एंटीना के दूसरे सेगमेंट में पाया जाता है। माउथ पार्ट्स पढ़े थे, डिफरेंट टाइप के माउथ पार्ट्स पढ़े थे, बाइटिंग, चेविंग, है ना, लेपिंग, ये सब अपने डिफरेंट टाइप के माउथ पार्ट्स अपने पढ़े थे, वो एग्जांपल आपको याद रखने, और माउथ पार्ट्स में कोई ज्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछता। उसके बाद में फिर अपने बात की जॉन्स्टन, ये अपने वक्ष की, और वक्ष के अंदर कितने सेगमेंट, 3। कितने सेगमेंट, 3। प्रो, मीजो, मेटा, प्रो, मीजो, मेटा। हर सेगमेंट के ऊपर क्या होगा, हर सेगमेंट के ऊपर 1 पेयर क्या होगी, लेग्स प्रेजेंट होगी। वहीं अगर बात करें मीजो और मेटाथोरेक्स पे क्या होगा, मीजो और मेटाथोरेक्स से 1 पेयर क्या होगी, विंग्स प्रेजेंट होगी। कौन से, मीजो और मेटा। प्रो पे कभी भी विंग्स नहीं होते, और इसीलिए मीजो और मेटाथोरेक्स यानी मध्य वक्ष और पश्च वक्ष को क्या बोलते हैं, पटेरोथोरेक्स। क्या बोलते हैं इसको, पटेरोथोरेक्स। वर्ड याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पटेरोथोरेक्स क्या है, तो पटेरोथोरेक्स बोलेंगे। मीजो और मेटाथोरेक्स को एक साथ में क्या बोल देते हैं, पटेरोथोरेक्स। पटेरो का शाब्दिक अर्थ होता है पंख, पटेरो का मतलब कहते हैं पंख। ठीक है, तो पटेरोथोरेक्स, थोरेक्स वाला वो भाग जहां पर पंख जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं पटेरोथोरेक्स। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में फिर अपने बात की, अगर उधर की अगर बात करें तो उधर में अपने खंड पड़े कितने, 10 से 11। उधर में 10 से 11 खंड होते हैं। उन 10 से 11 खंडों में अगर बात करें, 10 से 11 खंडों में लास्ट का खंड होता है वो नुकीला हो जाता है, और नुकीला होकर क्या बना लेता है, ओविपोजिटर। क्या बनाता है, ओविपोजिटर, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये हिंदी में क्या बोलते हैं, एंड्रोपक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड्रोपक। नाम ही एंड्रोपक है, क्या करता है, अंडे देने का काम है, अंडे देने का काम है। ठीक है, नुकीला होता है, अंडे देने का काम है, तो किसमें होगा, किसमें होगा, मादा में होगा। सिंपल सी बात है, एंड्रोपक किसका भाग है, मादा का भाग है। किसका भाग है, मादा का भाग है। ठीक है, जैसे अब टिड्डी है, टिड्डी अंडे कहां देती है,
जमीन में। अब जमीन में कोई गड्ढा करके तो उसको देगा नहीं, खुद को ही करना पड़ेगा। खुद को करने के लिए कोई नुकीला भाग चाहिए। नुकीला भाग क्या होता है? एंड्रोपक का ये अपने अंडोपक जो कि उदर का अंतिम भाग होता है, उसी से क्या करती है? वो गड्ढा करके अंडे देने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ क्या होता है? जन्नांग होते हैं। क्या होते हैं? जन्नांग होते हैं। जन्नांग की अगर बात करें, जन्नांग अगर देखें तो नर कीट में जन्नांग कहाँ होते हैं? बताओ देखें, नर कीटों के जन्नांग कौन से खंड में होते हैं? 9वें में। कौन से में? 9वें, 9th में। और अगर मादा जन्नांग की यानी मेल की बात करें, फीमेल की बात करें तो 8 व 9 दोनों में, है ना, दोनों में होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, नर के 9वें में और मादा के 8वें 9वें में। ठीक है, कि मेल जेनिटेलिया तो 9वें खंड में और फीमेल जेनिटेलिया 8वें 9वें खंड में प्रेजेंट होते हैं। यहां तक की कहानी आपको पता होनी चाहिए, यह बेसिक अपने पढ़ा था। इसके साथ में अपने पढ़ा था कि क्या होता है, उदर और वक्ष के अंदर क्या होते हैं? शोषण रंध्र होते हैं। क्या होते हैं? शोषण रंध्र होते हैं। पढ़ा था ना, शोषण रंध्र होते हैं। कितनी जोड़ी होते हैं? कितनी जोड़ी होते हैं भाई? 4 जोड़ी तो कहां होते हैं? ये 8 जोड़ी तो कहां होते हैं? उदर में। 8 जोड़ी कहां होते हैं? उदर में। और 2 जोड़ी कहां होते हैं? वक्ष के अंदर होते हैं। 2 जोड़ी कहां होते हैं? वक्ष के अंदर। टोटल कितने जोड़ी शोषण रंध्र? 10 जोड़ी। शोषण रंध्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल। क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल। तो कीटों में कितनी जोड़ी स्पाइरेकल्स होते हैं? 10 जोड़ी की स्पाइरेकल्स, यानी शोषण रंध्र। मतलब शोषण क्रिया में काम आ रहे हैं। क्या काम आते हैं? कि यहाँ से ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करती है और CO2 बाहर आती है। कि सर अंदर प्रवेश करने के बाद में कहाँ जाती है ऑक्सीजन? अंदर प्रवेश करने के बाद में कीटों में ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? अंदर क्या है इसके? अंदर किससे जुड़े हुए हैं? अंदर किससे जुड़े हुए हैं? शोषण अंदर अंदर किससे जुड़े हुए हैं? ट्रेकिया से जुड़े हुए हैं ना। अरे ट्रेकिया जिसको श्वसन नलिकाएं बोला था, ये श्वसन नलिकाएं यानी नलिकाओं का पूरा जाल कीटों के शरीर में फैला रहता है, जो ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। यहाँ से ऑक्सीजन प्रवेश करने के बाद में इस नलिकाओं के द्वारा उत्तकों तक जाएगी। उत्तकों से CO2 इन नलिकाओं के द्वारा बाहर आ जाएगी। यानी कीटों में श्वसन क्रिया किससे होती है? ट्रेकिया द्वारा होती है। किससे होती है? ट्रेकिया से। ट्रेकिया क्या है? श्वसन नलिकाएं। क्या है ट्रेकिया? श्वसन नलिकाएं होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कीटों में श्वसन क्रिया ट्रेकिया से। इस तरह अपने में ट्रेकिया से क्यों नहीं थी? कीटों में क्यों होती? अपने में तो नहीं होती ट्रेकिया से। अपने में श्वसन क्रिया कैसे होती? यानी अपने में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है, उससे क्या मतलब हुआ? खुले परिसंचरण तंत्र से क्या मतलब हुआ? अपने में श्वसन क्रिया यानी अपने में ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक कौन होता है? ऑनलाइन वाले बच्चे इंटेलिजेंट ये बताते हैं। देखो, हाँ, अपने में क्या होता है? अपने में ऐसी क्या चीज होती है जो ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होती है? अपने अंदर ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है शरीर के अंदर? यानी अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन होती है, वो कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती है? श्वसन क्रिया कर रहे हैं, अपने श्वास तो ले रहे हैं, नाक से ले रहे हैं, फेफड़ों, आगे कहां जा रहा है? फिर ऑक्सीजन आगे कोशिकाओं तक जाती है। कोशिकाओं तक कैसे जाती है? कौन लेके जाता है? तो वही तो पूछ रहा हूं मैं आपसे। क्या होता है कि कोशिका, मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन किससे होता है? ब्लड से होता है। किस होता है? ब्लड से। अब ब्लड में ऐसी क्या चीज है जो ऑक्सीजन के लिए काम कर रही है या ऑक्सीजन के परिवहन के लिए काम कर रही है? अपने मनुष्य के ब्लड में ऐसी क्या चीज है जिससे ऑक्सीजन का परिवहन? हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। लेकिन अपने पढ़ा था कि कीटों के रुधिर में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। पढ़ा था कीटों के रुधिर में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, इसलिए कीटों के रुधिर को बोलते हैं हीमोलिम्फ। क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ। और हीमोलिम्फ कैसा होता है? रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन नहीं है तो मतलब सीधी सी बात है, ये ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक नहीं हो सकता। कीटों का रुधिर ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक नहीं हो सकता, तो सिंपल सी बात है, फिर ऑक्सीजन के लिए क्या चाहिए? ट्रेकिया। क्या चाहिए? ट्रेकिया। नलिकाएं होती है, वो नलिकाएं ही क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेके जाती है, वही CO2 को बाहर लेके आती है। ठीक है, तो कीटों में श्वसन क्रिया किससे होती है? ट्रेकिया द्वारा होती है। ये सब, और ट्रेकिया किससे खुलते हैं? 10 जोड़ी श्वसन रंध्रों से। 10 जोड़ी श्वसन रंध्रों में 2 जोड़ी वक्ष में और 8 जोड़ी उदर के अंदर श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। ये अपने बात की थी कीटों की सामान्य संरचना के बारे में। बाकी इसके बारे में डिटेल से जो नए बच्चे जुड़े हैं वो क्या करेंगे? पुरानी क्लासेस देखेंगे, और पहली बात तो आपको नोट्स पढ़ोगे उसी में समझ में आ जाएगा। उसमें कुछ नहीं समझ में है तो आप पुरानी क्लासेस है आपके पास, उसका रिवीजन कर लेना, तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। बाकी पूरा तो सिलेबस वापस रिपीट करवाना मुश्किल है, लेकिन बड़ी बड़ी कहानी मैंने कीट के बारे में थोड़ी सी आपको बता दी कि कीट की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है इंसेक्ट की, और किस किस प्रकार से इसके अंदर अंग या उपांग जुड़े होते हैं। अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट
अपने पढ़ रहे थे उदर के उपांग यानी एब्डोमेन के अपेंडेजेस पढ़ रहे थे कि एब्डोमेन के अंदर कौन कौन से अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो एब्डोमेन के अंदर अपने एब्डोमेन के अपेंडेजेस पढ़े थे, उसके अंदर अपने बात की थी कि जो विंगलेस इंसेक्ट होते हैं जिसमें विंग्स प्रेजेंट नहीं होते। सामान्यतः तो इंसेक्ट्स के अंदर विंग्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर विंग्स प्रेजेंट नहीं होते। जैसे 4 ऑर्डर अपने पढ़े थे, कोलम्बोला, डिप्लूरा, प्रोट्यूरा और थाइसिनिरा। उन ऑर्डर्स के इंसेक्ट के अंदर विंग्स प्रेजेंट नहीं होते। उन ऑर्डर्स में एब्डोमेन के अंदर यानी उदर वाले भाग के अंदर कुछ उपांग पाए जाते हैं, कुछ अंग जुड़े होते हैं, उनको आपको याद रखना है। जैसे सबसे पहले एक अंग आता है स्टाइली। स्टाइली मैंने आपको बताया था सिल्वर फिश के अंदर होता है, क्या होता है, ये रिड्यूस्ड एब्डोमिनल लेग्स हेल्प इन लोकोमोशन। यानी जो सिल्वर फिश होती है, सिल्वर फिश कौन से ऑर्डर में आती है, कौन से ऑर्डर में आती है, थाइसिन्यूरा, थाइसिन्यूरा में आती है, थाइसिन्यूरा ऑर्डर में आती है। सिल्वर फिश के अंदर एब्डोमिनल लेग्स होती है जो क्या करती है, चलने में काम आती है, उसको क्या बोलते हैं, स्टाइली बोलते हैं। और कैटरपिलर में एब्डोमिनल लेग्स होती है, उसको क्या बोलते हैं, लार्वा के अंदर जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के लार्वा होते हैं उनके एब्डोमेन में जो लेग्स होती है उनको प्रोलेग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोलेग्स। और यहाँ इसको क्या बोलते हैं, स्टाइली। तो आपसे पूछ ले स्टाइली किसका पार्ट है, तो सिल्वर फिश का, है ना। सिल्वर फिश के अंदर जो चलने के लिए टांगे होती है एब्डोमेन के ऊपर प्रेजेंट होती है, उनको बोलते हैं स्टाइली। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है कोलोफोर। कोलोफोर या इसको आपने, इसके अंदर एक रेटिनिकुलम होता है और इसके अंदर एक फ्रंकुला होता है। 3 प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं। इन 3 प्रकार के ऑर्गन किसके अंदर होते हैं, स्प्रिंग टेल। और स्प्रिंग टेल कौन से ऑर्डर में आता है, किसमें आता है, कोलम्बोला के अंदर। किसके अंदर आता है, कोलम्बोला के अंदर आता है, याद रखना, कोलम्बोला में आता है। और उसके अंदर क्या आता है, कोलोफोर, रेटिनिकुलम, फ्रंकुला। नाम क्या है, स्प्रिंग टेल। स्प्रिंग टेल मतलब जंप करने वाले कीट होते हैं, है ना। इसको अगर ऊपर से दबाते हैं तो ये वापस जंप करता है। जंप करने के लिए इसके अंदर फ्रंकुला होता है, फ्रंकुला रेटिनिकुलम में होल्ड रहता है, और साथ में क्या होता है, कोलोफोर होता है जो अपने इसको ग्रिप देता है ना, चिपकाता है जमीन से। ठीक है, तो ये संरचनाएं किसके अंदर होती है, स्प्रिंग टेल के अंदर होती है। और स्टाइली किसके अंदर होती है, सिल्वर फिश के अंदर होती है। किसमें, कौन से वाले भाग के पढ़ रहे हैं, एब्डोमेन के अंदर पढ़ रहे हैं। उसके बाद में दूसरा आता है एब्डोमिनल अपेंडेजेस इन इमेच्योर इंसेक्ट। इमेच्योर इंसेक्ट यानी नीम्फ और लार्वा की बात हो रही है। नीम्फ और लार्वा के अंदर एब्डोमेन में क्या क्या ऑर्गन पाए जाते हैं उसकी बात करें तो यहां पर आता है ट्रेकियल गिल्स। ट्रेकियल गिल्स यानी, ट्रेकियल गिल्स का क्या मतलब हो, ट्रेकियल गिल्स यानी इसमें क्या होता है, ट्रेकिया मॉडिफाई हो जाता है किसके अंदर, गिल्स के अंदर। गिल्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। गिल्स किसमें होते हैं, जो पानी में रहने वाले होते हैं उसमें होते हैं। तो ऐसे ही इंसेक्ट जो पानी में रहते हैं उनके अंदर श्वसन क्रिया के लिए, रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, गिल्स होते हैं। तो यहां पर अगर बात करें ट्रेकियल गिल्स की, तो गिल्स आर लेटरल आउटग्रोथ ऑफ द बॉडी वॉल। यानी बॉडी वॉल होती है, जो बॉडी वॉल यानी इंसेक्ट की बाहरी देह भित्ति बोलते हैं, उस देह भित्ति की लेटरल ग्रोथ यानी साइड में फैली हुई वृद्धि होती है, वो क्या होती है, गिल्स होती है। वहीं से क्या होता है, ये कीट रेस्पिरेशन करते हैं। गिल्स कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर मे फ्लाई में बात करें कैसे गिल्स होंगे, लेटरल गिल्स होंगे, साइड में होंगे। नेट्स ऑफ डेमसेल फ्लाई में कैसे होंगे, कोडल गिल्स होते हैं। ठीक है, और ड्रैगन फ्लाई के अंदर क्या होता है, रेक्टल गिल्स होते हैं। बस ये टाइप याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन ये से आता है। ठीक है, पूछ लिया कि कोडल गिल्स किसमें, डेमसेल फ्लाई में, पूछ लिया रेक्टल गिल्स में, ड्रैगन फ्लाई के अंदर। और गिल्स किसका पार्ट है, तो बॉडी वॉल का ही पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, बॉडी वॉल का ही पार्ट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें एनाल पेपिली, अपने पढ़ा था एनाल पेपिली की अगर बात करें, सराउंड द एनस इन द मॉस्किटो लार्वी। मॉस्किटो के लार्वी को क्या बोलते हैं, नेड्स। तो कोई भी एक्वेटिक ऑर्गेन, कोई भी एक्वेटिक इंसेक्ट होता है उसके नीफ को नेड्स बोलते हैं। यहां लार्वा की बात हो रही है, नीफ नहीं पढ़ रही, रिंगलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंगलर बोलते हैं ना, रिंगलर, रिंगलर कहा जाता है इसको। ठीक है, मॉस्किटो के लार्वा को रिंगलर बोलते हैं और प्यूपा को ट्यूमलर बोलते हैं, प्यूपा ट्यूमलर बोलते हैं। दीज आर कंसंट्रेटेड कंसर्न विद साल्ट रेगुलेशन, यानी ये इंसेक्ट, ये अपने मॉस्किटो की बॉडी में साल्ट रेगुलेशन की हेल्प करते हैं। भी किसमें होंगे, ये होंगे अपने मॉस्किटो के, किसके, लार्वा के, ये अपने मॉस्किटो के लार्वा में। मॉस्किटो का लार्वा कहाँ होगा, कहाँ होगा, पानी में होगा। सिंपल से, मॉस्किटो अंडे कहाँ देता है, मच्छर अंडे कहाँ देता है, पानी में देता है। तो लार्वा कहाँ होगा, पानी के अंदर होगा। ठीक है, तो उसके अंदर होते हैं एनाल पेपिली होता है, जो साल्ट रेगुलेशन में काम आते हैं। पानी में रहते हैं ना, तो पानी में रहते हैं, इसमें साल्ट रेगुलेशन जरूरी होता है, उसमें ये हेल्प करते हैं। एनाल पेपिली किसका पार्ट होता है, मॉस्किटो का। फिर आता है प्रोलेक्स आती है। बताओ प्रोलेक्स, प्रोलेक्स तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोलेक्स के क्या होगी, प्रोलेक्स एक प्रकार से लार्वा के अंदर होती है, किसमें, मोथ और बटरफ्लाई। और ये कौन से ऑर्डर के, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट होते हैं। उनके जो लार्वा होते हैं उनके अंदर क्या होती है, प्रोलेक्स प्रेजेंट होती है। यानी एब्डोमेन के ऊपर जो लेग्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोलेक्स बोलते हैं। किसके अंदर,
लार्वा के अंदर। और लार्वा को क्या बोलते हैं? लार्वा को क्या बोलेंगे? या तो कैटरपिलर, या तो बोलेंगे कैटरपिलर, या क्या बोलेंगे? अगर 5 जोड़ी है तो कैटरपिलर, 3 जोड़ी है तो सेमी लूपर, और 2 जोड़ी है तो लूपर। ये डिफरेंट टाइप के लार्वा आपने पढ़े, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट आता है एब्डोमिनल अपेंडेजेस इन विंग्ड एडल्ट। विंग्ड एडल्ट मतलब जब इंसेक्ट एडल्ट बन चुका है। एक तो था विंगलेस इंसेक्ट के अंदर, दूसरा था इमेच्योर इंसेक्ट के अंदर, अब है विंग्ड यानी पूरा एडल्ट इंसेक्ट है। उनके एब्डोमेन में कौन कौन से अपेंडेजेस, कौन कौन से पार्ट जुड़े होते हैं एब्डोमेन के अंदर, उदर वाले भाग के अंदर, ठीक है। किसके अंदर? विंग्ड एडल्ट यानी जो व्यस्क बन चुका होता है, पंख होते हैं जिस कीट में व्यस्क बन गया है, उसके अंदर कौन कौन से उपांग होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है कॉर्निकल्स। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, पहले भी आगे पूछा जाएगा। कॉर्निकल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? एफिड में प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं? एफिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं कॉर्निकल्स। कॉर्निकल्स अगर देखें तो फिफ्थ और सिक्स्थ सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन से? फिफ्थ और सिक्स्थ, यानी 5वें और 6ठे एब्डोमिनल सेगमेंट के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? कॉर्निकल्स। अब ये कॉर्निकल्स होते क्या है? कॉर्निकल्स क्या होते हैं? किसको बोलेंगे कॉर्निकल्स? किसको बोलेंगे? कॉर्निकल्स एक प्रकार से, अपने फोटो नहीं होगी अपने पास, चलो कॉर्निकल्स कर देखें अपने डायग्राम, फोटो से देखते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा कॉर्निकल्स क्या होते हैं। क्या हो रहा है? देखो कॉर्निकल्स की अगर बात करें 5वें 6ठे सेगमेंट के अंदर होता है। किसके अंदर? एफिड के अंदर होते हैं, ठीक है। एफिड जैसे ये एफिड तो जानते हो सब, एफिड जिसको मोइला बोलते हैं हिंदी के अंदर, है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये इसका हेड वाला भाग, ये बीच का थोरेक्स वाला भाग, और यहाँ से ये पीछे का पूरा भाग क्या हो गया? इसका उदर वाला भाग हो गया। तो इस उदर वाले भाग के अंदर अगर देखेंगे आप, तो उदर वाले भाग में आपको कॉर्निकल्स टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, कॉर्निकल्स दिखाई देंगे उदर वाले भाग के अंदर। गया चलो, तो यहाँ पर आपको ये उधर वाले भाग के अंदर यहाँ पर क्या है? ये काले काले रंग के जो दो इस प्रकार के दिखाई दे रहे, इनको बोलते हैं कॉर्निकल्स, ठीक है। तो कॉर्निकल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? एफिड में। एफिड की कौन से भाग में? एब्डोमेन में। एब्डोमेन के भी कौन से भाग में? 5वें 6ठे सेगमेंट के अंदर क्या होता है? कॉर्निकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सब में आप देखेंगे, इसमें भी देखेंगे ये कॉर्निकल्स, ये पीछे दिख रहे हैं, ये कॉर्निकल्स होते हैं। इस प्रकार के कॉर्निकल्स देखने को मिलते हैं किसके अंदर? एफिड के अंदर। याद रखना है कॉर्निकल्स किसका पार्ट हो गया? एफिड का पार्ट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें सरसई, सरसई किसका पार्ट होता है? सरसई तो बहुत सारी इंसेक्ट में प्रेजेंट होती है। सरसई क्या होती है? सरसई एक प्रकार से सेंसरी ऑर्गन होता है। जैसे एंटीना होती है ना, एंटीना तो हेड में होती है, सरसई एब्डोमेन में होती है, बैक साइड में होती है। सरसई तो बैक साइड में और एंटीना फोर साइड में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर दे आर सेंसरी इन फंक्शन। कैसे होते हैं? सेंसिबल होते हैं, सेंसरी होते हैं, संवेदनशील होते हैं, ठीक है। एंटीना जैसे संवेदनशील होती है ना, एंटीना गंध के प्रति, स्वाद के प्रति संवेदनशील होती है, इसी प्रकार से ये भी अपने कौन सरसई भी क्या होती है? सेंसरी होती है। किस प्रकार से होते हैं देखिए, लॉन्ग एंड मेनी सेगमेंटेड होते हैं। किसके अंदर? अपने मे फ्लाई के अंदर। मे फ्लाई किसमें आती है? मे फ्लाई का ऑर्डर बताओ। हाँ, एम्फीमेरोप्टेरा। कौन सा? एम्फीमेरोप्टेरा। एम्फीमेरोप्टेरा के अंदर आती है मे फ्लाई, और मे फ्लाई के अंदर जो सरसई प्रेजेंट होती है, मे फ्लाई अपने देखा था, देखिए मे फ्लाई वापिस चलते हैं, एक बार देख के आते हैं। मे फ्लाई के बारे में अपने बात की थी, मे फ्लाई अपने बात की थी जब अपने पढ़ रहे थे इंसेक्ट ऑर्डर पढ़ रहे थे, उस टाइम अपने बात की थी। ये मे फ्लाई है, ये जो दिख रहा है ये मे फ्लाई है। इसके लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में क्या दिख रहा है? एंटीना की तरह एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, दिख रही है? जैसे आगे एंटीना तो यहाँ है, लेकिन ये बैक साइड में भी एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। तो ये क्या है? सारसाई है। क्या है ये? सारसाई, ठीक है। अब ये सारसाई होती है, ये बहुत सारी इंसेक्ट में प्रेजेंट होती है, मे फ्लाई में जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारी इंसेक्ट्स के अंदर सारसाई प्रेजेंट होती है। तो सारसाई के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सारसाई क्या है। सारसाई एक प्रकार से सेंसरी ऑर्गन होता है। कहाँ अटैच होता है? एब्डोमेन के लास्ट सेगमेंट में अटैच होता है। अगर ये लॉन्ग और मेनी सेगमेंटेड है किसके अंदर? मे फ्लाई के अंदर। क्रिकेट आते हैं, क्रिकेट के अंदर ये कैसा होगा? लॉन्ग और अनसेगमेंटेड होगा। यानी मे फ्लाई के अंदर तो क्या होता है? सेगमेंटेड होता है, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है। वहीं अगर बात करें किसके अंदर? क्रिकेट्स के अंदर। क्रिकेट्स जिनको झिंगुर बोलते हैं, है ना, घरों के अंदर होते हैं ना बहुत सारे अपने ग्रासहोपर की तरह छोटे छोटे जीव होते हैं जो
झिंगुर बोलते हैं, क्रिकेट्स बोलते हैं। इनमें कैसी होती है? अनसेगमेंटेड। अनसेगमेंटेड यानी सीधी धागे की तरह होती है, कोई सेगमेंट या खंड नहीं होते उसके अंदर, एकल होती है, सीधी लंबी। ठीक है। और किसी इंसेक्ट में क्या होती है? छोटी, शॉर्ट और मेनी सेगमेंटेड। किसी में क्या होती है? छोटी होती है लेकिन सेगमेंटेड होती है, किस जैसे कॉकरोच के अंदर होती है। इसी प्रकार किसी के अंदर छोटी और अनसेगमेंटेड होती है तो वो किसमें होते हैं? ग्रासहोपर के अंदर होती है जैसे। इसी प्रकार कुछ के अंदर एसिमेट्रिकल सरसाई होती है, मेल एम्बिड्स। एम्बिड्स मतलब एम्बियोप्टेरा। एम्बियोप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट होते हैं, मेल इंसेक्ट, उसके अंदर एसिमेट्रिकल सरसाई होती है, यानी एक सरसाई छोटी होती है, क्या होती है? लंबी होती है ना। एक जोड़ी में होती है, फिक्स है ये तो। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं? फोर शेप टाइप के होते हैं। फोर शेप यानी चिमटे के आकार की होती है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखो, इसके अंदर आप देखो, जो यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखो, ये सरसाई है इसकी। ये कैसी है? चिमटी के आकार की है ना, ये चिमटी के आकार की, ये सरसाई है। सरसाई ये तो फिक्स हो गया कि सरसाई क्या है? संवेदनशील अंग है। कहाँ पाया जाता है? उदर के अंतिम खंड में पाया जाता है। यानी सरसाई एक सेंसरी ऑर्गन है जो एब्डोमेन के लास्ट सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। सरसाई सरसाई अलग अलग प्रकार की हो सकती है। किसी में लंबी और खंड युक्त हो सकती है, किसी में छोटी खंड रहित हो सकती है, किसी में छोटी खंड युक्त भी हो सकती है। वो अलग अलग प्रकार की सरसाई आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, ये तो कॉर्निकल हो गए, सरसाई होगी। अब आता है मीडियन कॉर्डल फिलामेंट। मीडियन कॉर्डल फिलामेंट की बात करें तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? इन मे फ्लाई और सिल्वर फिश के अंदर। अब सिल्वर फिश में देख, सिल्वर फिश में यहाँ पर ये सिल्वर फिश इंसेक्ट है। सिल्वर फिश अपने को पता है विंगलेस होता है, पढ़ा था ना आपने, सिल्वर फिश विंगलेस होता है, पंख नहीं होते इसके। अब ये सिल्वर फिश है, तो सिल्वर फिश जो इंसेक्ट है, इसमें ये बीच की ये दिख रही है आपको, ये तो सरसाई है इसकी। लेकिन ये सॉरी, अपने साइड में जो दिख रही है आपको जोड़े में, ये तो क्या है? इसकी सरसाई है। ये तो क्या होगी? इसकी सरसाई होगी। लेकिन ये बीच में आपको एक स्ट्रक्चर और दिख रही है ऐसी, ये क्या है? ये मीडियन कॉर्डल फिलामेंट। तो आपसे पूछ ले, मीडियन कॉर्डल फिलामेंट किसमें प्रेजेंट होते हैं? तो मे फ्लाई और सिल्वर फिश के अंदर प्रेजेंट होते हैं। याद रखना, बस इतना ही क्वेश्चन आता है। मीडियन कॉर्डल फिलामेंट किसमें होते हैं? मे फ्लाई और सिल्वर फिश में होते हैं। उसके बाद में आता है एनाल स्टाइली। एनाल स्टाइली नाम का एक ऑर्गन होता है जिसमें किसमें होता है? मेल कॉकरोच में होता है। होल्ड द फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन यानी मेटिंग के टाइम पे फीमेल को होल्ड करने के लिए ऑर्गन होता है। किसके अंदर? एब्डोमेन के अंदर। किसके? मेल कॉकरोच के। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पहले ऑलरेडी पूछा गया है। ये पहचान होती है मेल कॉकरोच की कि फीमेल कॉकरोच से मेल कॉकरोच किस प्रकार डिफरेंट होता है, उसका यही है। डायरेक्ट आप इसी से देख के पहचान सकते हैं कि मेल है फीमेल है। क्या देखें? एनाल स्टाइली। एनाल स्टाइली किसमें प्रेजेंट होता है? ओनली मेल कॉकरोच में होता है, फीमेल में नहीं होता। इसके आधार पर अपने मेल और फीमेल कॉकरोच को अलग अलग पहचान सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? कॉकरोच में होता है। याद रखना है, पहले भी क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में फिर अपने ये पढ़ा था ओविपोजिटर, अभी बात की थी अपने। ओविपोजिटर यानी अंडरोपक, अंडे देने वाला अंग होता है। द एग लेइंग ऑर्गन फाउंड इन फीमेल इंसेक्ट। ओनली किसमें होगा? फीमेल में। भी अंडे देने काम फीमेल का ही होगा, तो सिंपल सी बात है, फीमेल में होगा। शॉर्ट एंड हॉर्नी होता है, यानी हॉर्नी मतलब हार्ड होता है और शॉर्ट मतलब छोटा होता है। किसके अंदर होता है? शॉर्ट हॉर्न ग्रासहोपर के अंदर। नॉर्मली जो ग्रासहोपर आप देखते हैं उनके अंदर होता है। ठीक है। फिर लॉन्ग एंड स्वॉर्ड लाइक होता है। स्वॉर्ड यानी तलवार के आकार का, ऐसा लंबा होता है थोड़ा, है ना। किसके अंदर होता है? कैटाइडिड्स, ये जो ग्रासहोपर की स्पीशीज होती है। और लॉन्ग हॉर्न ग्रासहोपर बोलते हैं। लॉन्ग हॉर्न का मतलब, हॉर्न मतलब सिंग तो है नहीं, हॉर्न का मतलब क्या? एंटीना से है यहाँ पर। हॉर्न का मतलब क्या है? एंटीना से। ठीक है। कुछ ग्रासहोपर ऐसे होते हैं जिनमें छोटी एंटीना होती है, तो वो क्या हो गए? शॉर्ट हॉर्न ग्रासहोपर। और कुछ ग्रासहोपर जिनकी एंटीना लंबी होती है, लॉन्ग हॉर्न ग्रासहोपर हो गए। ठीक है। तो इनके अंदर क्या होती है? इनके अंदर ओविपोजिटर भी लंबा होता है और इनके अंदर ओविपोजिटर भी छोटा। एंटीना छोटी तो ओविपोजिटर छोटा, एंटीना लंबी तो ओविपोजिटर लंबा। उसके बाद में नीडल लाइक होते हैं, किसी में सुई के आकार के होते हैं। किसके अंदर होते हैं? क्रिकेट्स के अंदर होते हैं। किसी के अंदर क्या होते हैं? अपने ओविपोजिटर मॉडिफाइड इनटू स्टिंग। क्या बोला? ओविपोजिटर यानी अंडरोपक, मॉडिफाई यानी रूपांतरित हो जाता है किसमें? स्टिंग यानी डंक के अंदर। अब डंक किसमें होता है? मधुमक्खी में होता है, हनी बी के अंदर होता है। हनी बी के अंदर जो वर्कर्स होते हैं उनका ही काम क्या होता है? कॉलोनी को प्रोटेक्ट करने का काम होता है। तो उनके अंदर क्या होता है? जो ओविपोजिटर वाला पार्ट होता है वो मॉडिफाई हो जाता है। ओविपोजिटर वाला पार्ट मॉडिफाई होकर क्या बनाता है? डंक बनाता है ना। तो वो स्टिंग करता है अपनी। मधुमक्खी काटती थोड़ी है, काटती है क्या मधुमक्खी? नहीं काटती, डंक मारती है। क्या करती है? डंक मारती है, स्टिंग करती है। वो स्टिंग करती है ना, जो भाग अपने शरीर में घुसाती है वो कौन सा भाग होता है? ओविपोजिटर वाले भाग होता है। कि सर वो अंडे नहीं देती क्या? वो तो अपने को पता नहीं देती। मधुमक्खी अंडे देती है क्या? रानी मधुमक्खी देती है, वर्कर्स नहीं देते। वर्कर्स नहीं देते। वर्कर्स कौन होते हैं? स्टेराइल फीमेल्स होती है, यानी नपुंसक मादा मधुमक्खियां होती है, वो वर्कर्स का रोल प्ले करती है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि जो नपुंसक मादा मधुमक्खी होती है वो वर्कर यानी श्रमिक होती है, और वो अपने अंडरोपक को किसमें काम में लेती है? डंक के रूप में काम में लेती है, अपने ओविपोजिटर को स्टिंग के रूप में काम में लेती है। कौन? वर्कर्स हनी बी।
ये आपको याद रखना है। उसके बाद में एक होता है शूडो ओविपोजिटर। शूडो ओविपोजिटर यानी ओविपोजिटर होता है, ये पूरा विकसित नहीं होता, शूडो होता है यानी आपने अलग विकसित होता है। ये किसके अंदर होता है? हाउस फ्लाई के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? हाउस फ्लाई के अंदर होता है। तो ये इस प्रकार से आपको शूडो ओविपोजिटर किसमें प्रेजेंट होता है? हाउस फ्लाई में। ये सभी भाग किसके? एब्डोमेन के, यानी ये सब एब्डोमेन में अलग अलग कीटों में अलग अलग प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। तो इन संरचनाओं के नाम और इसके उदाहरण आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार की संरचना कौन से कीटों में पाई जाती है। तो इसको नोट कर लो, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो नए नए बच्चे जुड़े हैं, किसी को ऐसे कहानी ऊपर से निकल रही है तो घबराना नहीं है, बस इतना करना है कि आपको जो पुरानी क्लासेस है उनको जल्दी से जल्दी कवर कर लेना है, तो ये नई कहानी अपने आप समझ में आती रहेगी। अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या रामायण चल रही है, हाँ? क्योंकि बीएससी में इतना नहीं पढ़ा होगा, बीएससी में तो इतना पढ़ते नहीं है, कम पढ़ते हैं। कम मतलब इतना डिटेल में नहीं पढ़ते, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। वो भी इतना ही पढ़ते कि एक रात याद रह जाए, बस दूसरे दिन एग्जाम में लिख आए वहीं तक, उसके बाद में फिर भूल जाए कोई दिक्कत नहीं। भूल क्या जाए, भूल ही जाते हैं, वो तो कॉपी में लिखते बाद में भूल जाते क्या लिखा था कॉपी में, हाँ? एग्जाम होती नहीं, हाँ वही तो। अभी भी एग्जाम तो एक ही होगा, लेकिन उसमें आएंगे बहुत सारे। मतलब जो बीएससी में आपने पढ़े है ना, कितने सब्जेक्ट, 64 सब्जेक्ट पढ़े थे, वो 64 के 64 वापिस आएंगे। तो पढ़ना तो उतना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि पढ़ना नहीं पड़ेगा, अभी पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन अभी ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि लंबे टाइम तक याद रहे। पहले तो ऐसा होता था कि चलो मंडे को एग्जाम है, सैटरडे नाइट से पढ़ना स्टार्ट किया या संडे नाइट से स्टार्ट किया किसी ने, है ना, एक रात पढ़ के दूसरे दिन एग्जाम दे आए, सब पास हो गए, बढ़िया मजे हो गए, पार्टी वार्टी कर ली। अब पार्टी करने का मौका मुश्किल मिलेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी तब मिलेगा, हाँ? नहीं तो फिर घर वाले पार्टी मना देंगे तुम्हारी। ऑनलाइन में ही बच्चे कम है आज, इनके रक्षाबंधन का नशा उतरा नहीं क्या अभी? आपकी 4th ईयर होगी, ये चल रही है? अच्छा, आप हो गई? तो अपना सैटरडे को साथ में आंसर क्वेश्चन सेशन रहता है छोटा सा, तो तब तक आपको क्या करना है, रिवीजन करना है साथ में। तो नए बच्चे जुड़े हैं ना, कोशिश करके सैटरडे तक तो कंप्लीट कर ही देना पिछला मैटर पूरा, तो आपको आगे क्लासेस में मजा आएगा, नहीं तो फिर ज्यादा और ज्यादा परेशानी आती रहेगी। शुरू से क्लासेस इसे देखना जरूरी है। अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी तो आपको मान लो किसी को इंसेक्ट के बारे में नहीं पता कि इंसेक्ट क्या है, तो फिर आगे इंसेक्ट के बारे में क्या ही पढ़ेंगे। तो इसलिए आपको कोशिश करके जल्दी से पहले की क्लासेस कंप्लीट कर लेनी है।
पता चल गया। तो ये अपने एब्डोमिनल अपेंडेजेस पढ़े किसके, विंग्ड एडल्ट इंसेक्ट के, ना एब्डोमिनल अपेंडेजेस इन विंग्ड एडल्ट इंसेक्ट, यानी ऐसे इंसेक्ट जो विंग्ड है और एडल्ट इंसेक्ट है, उनके अंदर कौन कौन से विंग्स, कौन कौन अपने ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में अभी अपने बात की। अब अपने नेक्स्ट देखते हैं, ये तो एब्डोमेन तक के अपेंडेजेस पढ़ लिया, सबसे पहले हेड के पढ़े, फिर थोरैक्स के पढ़े, फिर अपने बात कर ली एब्डोमेन की। यहां तक नोट कर लिया सभी ने? बाकी ठीक है, तो अब अपनी बात करेंगे नेक्स्ट अगर देखें, ये तो थी आउटर स्ट्रक्चर के बारे में, इंसेक्ट के बारे में बात की। आउटर में हेड होता है, हेड में 6 सेगमेंट होता है, थोरैक्स में 3 और एब्डोमेन में 10 to 11। हेड में एंटीना होती है, माउथ पार्ट्स होते हैं और कंपाउंड आइज सिंपलाइज होती है। थोरैक्स में विंग्स और लेग्स होते हैं और एब्डोमेन के अंदर क्या होते हैं, एब्डोमेन के अंदर बहुत सारे अपेंडेजेस होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अपेंडेजेस होते हैं, उसमें मेन में आते हैं कौन कौन से, एक तो जेनिटेलिया और दूसरा ओविपोजिटर, है ना, जो एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। बाकी तो ये सब माइनर है, छोटे छोटे, बाकी इंसेक्ट्स में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। अब बात करते हैं इंसेक्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, कि इंसेक्ट को अगर अंदर से देखें तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो अगर आपने इंसेक्ट को ऐसे साइड से कट किया तो आपको अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर दिखाई देगी उसकी, है ना, कौन से सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये पता होना चाहिए। तो इंसेक्ट के अंदर सारे सिस्टम अच्छे से डेवलप होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है, रिप्रोडक्टिव भी होता है, सर्कुलेटरी भी होता है, एक्सक्रीटरी भी होता है, नर्व सिस्टम भी होता है, सब कंप्लीट होते हैं। ठीक है, कंप्लीट होते हैं। तो फिर यहाँ पर अगर देखें साइड से आप इसकी स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको क्या है, 3 ट्यूब दिखाई दे रही है यहाँ पे, या 3 मेम्ब्रेन, या कुछ भी बोल सकते हैं, 3 सिस्टम आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से, एक तो ये ऊपर का सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये सिस्टम दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। कौन सी पोजीशन पे है, डोर्सल साइड में है ना, डोर्सल साइड मतलब पृष्ठ तल पे, ऊपरी तल पे, है ना, डोर्सल साइड पे। और क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब परिसंचरण तंत्र, जो क्या करता है, रुधिर के परिवहन में सहायक होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ बीच में आप देख रहे हैं एक नलिका, इस प्रकार की नलिका देख रहे हैं, इस नलिका को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आहार नाल। आहार नाल बोले तो एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल क्या बनाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बनाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। तो कीटों में आपसे पूछ लिया पाचन तंत्र कहाँ पाया जाता है, तो देह गुहा के बिल्कुल मध्य में होता है, बीच में होता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र की इकाई क्या होगी, आहार नाल। कि पाचन तंत्र पूरा किससे मिलकर बना हुआ है, आहार नाल से। इसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ से क्या निकल रहा है, एक तंत्रिका रज्जु निकल रहा है। ये क्या बोलते हैं इसको, तंत्रिका रज्जु, यानी इंग्लिश में बोलते हैं नर्व कॉर्ड। और ये नर्व कॉर्ड होती है कौन सी साइड पे, वेंट्रल साइड में, इसलिए इसको क्या बोला, वेंट्रल नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम वेंट्रल साइड पे, डाइजेस्टिव सिस्टम मध्य में, और परिसंचरण यानी सर्कुलेटरी सिस्टम डोर्सल। तो ये पोजीशन याद रखनी, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब वैसे तो अपने बोला था कि इंसेक्ट्स के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बोला था इंसेक्ट्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ट्यूब तो है, एक नलिका तो है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब समझते हैं कि वह जीव में रुधिर होता है,
या ब्लड होता है वो कोई भी वेसल्स या वाहिनिकाओं से नहीं बहता, खुला रहता है, लेकिन फिर भी रुधिर में एक वाहिनिका तो होती है, एक वाहिनिका होती है, यानी एक वेसल प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, डोर्सल वेसल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोर्सल वेसल, इसको बोल देते हैं डोर्सल वेसल, डोर्सल वेसल बोलते हैं इसको। डोर्सल वेसल क्या काम करती है, डोर्सल वेसल एक प्रकार से कीटों का हार्ट होता है। क्या होता है, कीटों का हार्ट होता है, यानी कीटों का हृदय होता है। ठीक है, कीटों का हृदय होता है, कैसा होता है, नलिकाकार होता है। हृदय जैसे अपना हृदय होता है वैसी शेप का ये नहीं होता, नलिकाकार होता है, इसको हार्ट बोलते हैं। अब ये क्या करता है, इसके अंदर यहाँ पर आपको ये छिद्र दिख रहे हैं, ये छिद्र दिख रहे हैं, ये छिद्र, इनको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओस्टिया बोलते हैं। ओस्टिया यानी ये क्या होता है, कपाट होता है। कपाट यानी जहां से क्या करता है, रुधिर इस नलिका के अंदर प्रवेश करेगा। रुधिर इस नलिका में यहां से प्रवेश किया, यहां से प्रवेश किया, रुधिर प्रवेश करने के बाद में ये छिद्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। बंद होने के बाद में अब क्या होगा, कीट इस नलिका को दबाएगा, इस नलिका को क्या करेगा, कीट दबाएगा। दबाएगा तो क्या होगा, इस नलिका के अंदर दाब उत्पन्न होगा, उसके कारण ये रुधिर कहां जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। आगे की तरफ ये यहां से क्या होती है, खुली होती है, यहां से ये रुधिर निकल के और वापिस पूरी देह गुहा में फैलता हुआ वापिस कहां जाएगा, यहां से फिर दबाएगा। ये इस प्रकार से इसमें परिसंचरण तंत्र चलता है, यानी खुला परिसंचरण तंत्र होता है, लेकिन एक वाहिनिका होती है जिसको बोलते हैं डोर्सल वेसल। और डोर्सल वेसल कहां पर होती है, पृष्ठ तल पर, डोर्सल साइड पर होती है। इसी में क्या होता है, इंसेक्ट का हार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम डोर्सल साइड में, डाइजेस्टिव सिस्टम मध्य में, और तंत्रिका तंत्र यानी नर्व सिस्टम कहां होता है, वेंट्रल साइड पे होता है। तो ये अंदर से स्ट्रक्चर इस प्रकार से अपने को इंसेक्ट की दिखाई देती है। इसको कलर डायग्राम में देखिए, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। क्या होगा, ऊपर रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है, क्या इंसेक्ट का हार्ट है, क्या ये इंसेक्ट का हार्ट। बीच में ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है, क्या है, एलिमेंट्री के नाम। और नीचे आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, क्या है, नर्व सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, जिसको तंत्रिका रज्जु बोलते हैं। ठीक है, और ये तंत्रिका रज्जु यहां से आ रहा है। और तो सिंपल सी बात है, कीटों के अंदर जो ब्रेन होता है, ब्रेन यानी दिमाग होता है कीटों, अपने से ज्यादा होता है, ज्यादा मतलब वजन में ज्यादा नहीं होता, लेकिन अपने बुद्धिशाली कीट ज्यादा होते हैं अपने से, है ना। प्रकृति का सबसे बुद्धिमानी जीव कौन माना जाता है, सबसे बुद्धिमानी जीव कौन है प्रकृति का, मधुमक्खी को मानते हैं, हनी बी को। हनी बी में सबसे ज्यादा नॉलेज होता है, ऐसा माना जाता है, सबसे बुद्धिमानी जीव माना जाता है हनी बी को। तो ये तो फिक्स है, इंसेक्ट्स में ब्रेन होता है। तो ब्रेन पूछ ले कौन सी साइड पे होता है, हेड और थोरेक्स जहां पर जुड़ते हैं वहां ऊपर की तरफ क्या होता है, डोर्सल साइड में होता है, और वहीं से क्या निकलता है, तंत्रिका रज्जु निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्व सिस्टम तीन प्रेजेंट होते हैं। अब अपने इनके बारे में वन बाय वन बात करेंगे डिटेल से। ठीक है, और वन बाय वन बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले आपने अगर देखें, सबसे पहले आपने पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल से पहले जो भी ऑर्गन्स होते हैं इंसेक्ट की बॉडी के अंदर, हाँ ज्यादा तेज हो गए, चलो हाँ, तो ओरिजिन ऑफ ऑर्गन का मतलब हो गया कि इंसेक्ट की बॉडी के अंदर अपने पढ़ा था इंसेक्ट्स कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ा था ना, हिंदी में बोलते हैं त्रिजन स्तरीय। मतलब क्या हुआ इसका, क्या मतलब हुआ, ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिजन स्तरीय क्या मतलब हुआ, कि इंसेक्ट की बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, इसका क्या मतलब हुआ, कि इंसेक्ट में जब भ्रूण बनता है, भ्रूण से जब अपने कीट विकसित हो रहा होता है, कीटों का शरीर जब विकसित होता है, तो भ्रूण के अंदर क्या होती है, तीन लेयर होती है। कितनी लेयर होती है, तीन, जिनको तीन परत बोल देते हैं, है ना, या तीन स्तर बोल देते हैं, त्रिस्तरीय बोल रहे हैं ना। तो कीटों का शरीर होता है तीन स्तर से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, ये तीन स्तर कौन कौन से होते हैं, एक्टोड्रम, मीजोड्रम, एंडोड्रम। भाई भ्रूण इस प्रकार से है, मान लो कीटों का ये भ्रूण है, इस भ्रूण के अंदर क्या होगा, इस भ्रूण के अंदर तीन लेयर होगी। कौन सी, एक तो होगी एक्टोड्रम, ठीक है, एक होगी इसके अंदर मीजोड्रम, एक इसके अंदर होगी कौन सी, एंडोड्रम। तीन प्रकार की परत होती है। अब बाहर की परत से अलग अंग बनेंगे, इसकी परत से अलग अंग बनेंगे, इसकी परत से अलग अंग बनेंगे, तीनों परतें अलग अलग अंग बनाती हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे एग्जाम में कोई भी अंग का नाम देके पूछते हैं कि इसका ओरिजिन कहां से हुआ है, एक्टोड्रम से हुआ है, मीजोड्रम से हुआ है, एंडोड्रम से हुआ है। तो ये आपको याद रखने सिंपल, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। याद रखने की ट्रिक इतनी देख सकते हो कि भाई एंडोड्रम में तो सिर्फ एक ही आता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया पहले, एंडोड्रम में तो एक ही आता है, कौन,
मिडगट, मिडगट किसका पार्ट है? मिडगट यानी मध्य भाग किसका पार्ट है? एलिमेंट्री कैनाल का। आहार नाल के 3 भाग होते हैं, फोरगट, मिडगट, हिंडगट, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो एंडोड्रम, एंडोड्रम यानी आंतरिक झिल्ली से निर्मित एक ही भाग होता है, कौन? मिडगट। एक आहार नाल का मिडगट वाला भाग, आहार नाल पूरी नहीं, आहार नाल का कौन सा? मिडगट वाला भाग। यहां देखोगे तो हिंडगट और फोरगट तो किससे मिलकर बने हुए? एक्टोड्रम से बने हुए। तो याद रखना है एक ही भाग होता है मिडगट। अब आपसे ना तो मिडगट दिया ना फोरगट दिया। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था आपके प्री पीजी में सा कि ना तो मिडगट दिया ना फोरगट दिया, सीधा ही दे दिया कि एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन कहां से हुआ है, तो क्या बोलोगे? किससे हुआ है? सीधा दे दिया एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन कहां से हुआ, बताओ। एलिमेंट्री कैनाल किससे विकसित हुई बताओ? हाँ, एक्टोड्रम से। फिर ये मिडगट वाला पार्ट कहां गया? किससे? शुरुआत से थोड़ी पूछ रहा है वो, तो उसने पूछा नहीं कि अपने आहारनाल की शुरुआत कहां से हुई, उसने बोला कि पूरी आहारनाल का निर्माण किससे हुआ? कौन सी पट से? आंतरिक पट से, बाहरी पट से, मध्य पट से, किससे हुआ? भाई दोनों से होगा ना। पूरी आरनाल कैसे बनेगी? जब फोरगट, मिडगट और हिंडगट तीनों मिलेंगे तभी तो आरनाल बनेगी। और तीनों बनेगी तो सिंपल सी बात है कि एक्टोड्रम और एंडोड्रम दोनों, तो उसने ऑप्शन में दोनों भी दे रखे थे। ठीक है, एक्टोड्रम भी दे रखा था, एंडोड्रम भी दे रखा था। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों, उपयुक्त दोनों मतलब एंडोड्रम और एक्टोड्रम दोनों से मिलके क्या बनती है? आहारनाल बनती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक्टोड्रम में देखो एपिडर्मिस है, कहां है? त्वचा, त्वचा कहां है? बाहर, बाहर, तो एक्टोड्रम। माउथ पार्ट्स कहां है? बॉडी से बाहर जुड़े हुए, एक्टोड्रम। एक्जोक्राइन ग्लैंड, एक्जो और एंडो दो प्रकार की ग्लैंड होती है। एक्जोक्राइन ग्लैंड जो बाहर स्त्रावित करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो आंतरिक रसायन स्त्रावित करती है। एक्जो बाहर कर रही है मतलब एक्टोड्रम। ब्रेन, ब्रेन क्या करता है? संवेदनशील अंग होता है, बाहर से संवेदना लेता है, तो ये भी क्या हो गया? एक्टोड्रम। नर्व सिस्टम, ये भी तंत्रिका तंत्र है, बाहर से संवेदनशीलता लेता है, ये भी क्या हो गया? एक्टोड्रम। सेंस ऑर्गन, सेंसरी संवेदनशील अंग होते हैं, बाहर हो गया। ठीक है, फोरगट और हिंडगट। अब फोरगट और हिंडगट एक्टोड्रम क्यों है? क्यों? क्योंकि जब अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे उस टाइम बात करेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल के फोरगट और हिंडगट में क्या होता है? क्यूटिकल की परत पाई जाती है। और क्यूटिकल कहां होता है? बाहरी त्वचा में होता है, तो ये भी किसका पार्ट हो गया? ये भी एक्टोड्रम, यानी एक्टोड्रम से ओरिजिन। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल ट्रेकिया, ट्रेकिया ऑक्सीजन वगैरह कहां से ले रहे हैं? बाहर से ले रहे हैं, तो ये भी एक्टोड्रम। ठीक है, उसके बाद में एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात कर रहा है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो बाहर खुलते हैं, 8वें 9वें खंड में और 9वें खंड में खुल रहे थे, बाहर खुल रहे थे, वो भी कैसे हुए? एक्टोड्रम। तो जो चीजें बाहर से संबंधित है, नाम याद रखना, एक्टो, एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, तो ये किससे याद हो जाएंगे? एक्टोड्रम से याद हो जाएंगे कि जो बाहर से संबंधित है, एक्टोड्रम। फिर आते हैं मीजोड्रम, मीजोड्रम मतलब मध्य में, बॉडी के बीच की जो होती है, मध्य में हार्ट, ठीक है, बॉडी के देहगुहा के अंदर है। ब्लड देहगुहा के अंदर है। सर्कुलेटरी सिस्टम देहगुहा के अंदर है। मेल पिगियन ट्यूब्स देहगुहा के अंदर है। मेल पिगियन ट्यूब्स कहां है? देहगुहा में। मसल्स देहगुहा के अंदर। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन जो अंदर हार्मोन सिक्रेट करती है, मीजोड्रमल। ठीक है, फेट बॉडी और गोनाड्स, गोनाड्स का मतलब ओवेरी जो टेस्टिस से बात हो रही है, बाहरी जेनिटेलिया की बात नहीं हो रही। याद रखना क्वेश्चन आ जाए ना कि अगर अपने एक्सटर्नल जेनिटेलिया फिर तो है एक्टोड्रम, लेकिन अगर पूछ ले ओवेरी टेस्टिस या इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछ ले तो क्या होगा? मीजोड्रम होगा। और एंडोड्रम में एक ही आता है मिडगट। तो ये आपको ओरिजिन आपको पता होना चाहिए कि इनका ओरिजिन किससे हुआ है ना। तो अपने ये तो पता है कि इंसेक्ट क्या होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक में इनके बॉडी ऑर्गन्स कहां कहां से अपने ओरिजिनेटेड है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये इसको नोट कर लो, बाकी का आपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो जो नए बच्चे जुड़े वो क्या करते हैं? रिवीजन कर लेना साथ के साथ, जो भी पहले का पढ़ा है उसमें तो कहानी समझ में आएगी, नहीं तो ये रामायण थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी दिनों दिन। ठीक है, तो रिवीजन करना आप लोग, कल रिवीजन, कल तो क्या मतलब आगे सैटरडे को जब अपने क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो उस तक तो कम से कम रिवीजन कर लेना। तो साथ में अपने आंसर क्वेश्चन सेशन होता है ना, तो उसमें पुराना एक वीक का पूरा रिपीट हो जाता है ना, तो उसके अंदर आप कंप्लीट करके आओगे। बाकी मिलते हैं अपने कल की क्लास में। किसकी सीट? किस चीज की? ऑब्जेक्टिव नहीं, ये तो पीडीएफ नहीं मिलेगी। पीडीएफ तो आपको जो आपके साथी की कॉपी है उसकी फोटोकॉपी करवा लेना, उसके ये लिखा हुआ है, ये कोई अलग थोड़ी है। उसने कहां से लिखा है? इसमें से तो लिखा है। हाँ, राइटिंग समझ में नहीं आती तो आप सर से रिक्वेस्ट करके थ्योरी के नोट्स ले सकते हैं। तो आप एक बार रिक्वेस्ट करना अगर मिलते हैं तो।
उसमें क्या टाइप नोट्स है, वो नोट्स है, वो समझ में आ जाएगा, उसमें लिखा हुआ नहीं है हाथ से, उसमें क्या हुआ है, टाइप किया हुआ है। वो अगर नए बच्चे जो जुड़े हैं ना, वो बोलना एक बार सर को, अगर वो मिल जाए तो, नहीं तो फिर साथी की कॉपी तो है ही, ठीक है। तो वहां से आपको रिवीजन कर लेना, उसका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बाकी ऐसा सबकी राइटिंग एक जैसी थोड़ी है, तो किसी की अच्छी राइटिंग भी होगी, है किसी की? हाँ नहीं, बॉयज में तो पूछना ही नहीं किसी से, गर्ल्स में वो 2-3 लड़के आई नहीं, उनमें होगी किसी को तो एक की अच्छी राइटिंग होगी। हाँ सबकी अच्छी, हाँ तो उसकी कॉपी लेके फोटो कॉपी करवा लेना, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।